किसका अपडेट? करंट का? डाल सकते हैं लेकिन आखिरी लाइन में। अगर कुछ करंट अपडेट करना है तो लास्ट लाइन में होना चाहिए। हाँ, लास्ट लाइन में होना चाहिए। लेकिन अब ये है कि करंट अगर डाल भी रहे हो तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई सामाजिक पहलू अभी उठा हो तो डाल लो। ये नहीं कि कोई नई स्थल की खोज हुई और आपने इसमें यहाँ रख दिया, क्योंकि सामाजिक पहलू जो बोल रहा है उसमें ही रहोगे आप। एक तरह का आपका डिसिप्लिन चेक कर रहा है कि हमने जो पूछा है वो आप करते होंगे नहीं। तो जैसे मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे, आप पोषण प्रसन्न थे, ठीक है, ये सब चीजें बिल्कुल जनरल सवाल है। बस ये कि हम डाइवर्ट ना हो जाए, जो पूछा है वही बताएं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत है बताने को, हमें जो पूछा है वही करना है। चाणक्य पर इंट्रोडक्टरी नोट लिखना है, परिचयात्मक टिप्पणी करना है, इंट्रोडक्शन देना है चाणक्य का। तो हम चाणक्य इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे? पहले उसका नाम, फिर उसका काम, कि ये इसके नाम है, विष्णुगुप्त है, चाणक्य है। ये उसका काम है कि वो सलाहकार है, प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति के ऊपर किताब है। फिर उस किताब में उसने बताया कि भाई एक सप्तांग थ्योरी का सिद्धांत दिया उसने, और बताया कि राजा के ये मित्र होने चाहिए। उसने बताया कि समितियां हैं, समितियां काम करती हैं। यानी तो शुरू आप कहाँ से करेंगे? उसके नाम से, फिर उसके काम में। ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 लाइन या 50 वर्ड्स। पॉइंट में लिखने का मतलब ये होता है कि आप हर पॉइंट पे एक वाक्य शुरू करके खत्म करेंगे, और वाक्य शुरू खत्म करने में बहुत सारे हमारी जो वो है, जैसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, हमारे सर्वनाम विशेषण, वो हमारे वर्ड में काउंट हो जाते हैं, जगह खा जाते हैं। जैसे आपने एक बार विष्णुगुप्त लिख दिया, अब उसके काम लिखते जा रहे तो बार बार विष्णुगुप्त नहीं करना, लिखना है। यह वह बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार नाम लिखा और फिर इसका काम लिख दिया। एक फ्लो बना रहता है। लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो करो, बस सवाल जो पूछा है वो करो, जैसे लिखना है वैसे लिखो। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। आप खुद सोचो कि जब कॉपी चेक होगी तो उसको फील गुड होना चाहिए आपकी कॉपी देखकर, कि इसने अच्छा लिखा है, जो मैंने मांगा वो उसने दिया। और उसके दिमाग में पहले से कुछ बैठा नहीं रहता कि मुझको यही जवाब चाहिए। वो मॉडल आंसर लेके नहीं बैठते कि ये मॉडल आंसर है, यही मार्क्स में देना है। उनके पास क्वेश्चन है, और अब तो कॉपी ऐसी बन रही है कि क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, उसके नीचे आंसर आपने लिखा है। तो क्वेश्चन देख नजर देखते हैं, फिर आपका आंसर देखता है। अगर सही मिला उसको तो फटाक से नंबर देता है, दिल खोल के नंबर देगा। नहीं मिला, अगर आपने दाएं बाएं डाइवर्ट हुए तो मार्क्स तुरंत काटेगा। ठीक है। जैसे अब ये अगला सवाल, ये थोड़ा घुमावदार सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, डिक्लाइन क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब पहली चीज तो इसके जो भी पतन के कारण है वो वैज्ञानिक तो है नहीं, साइंटिफिक नहीं है। पहली चीज तो कोई प्रूफ आज तक थ्योरी नहीं होगी इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। जो भी पता है वो किसी हिस्टोरियंस ने कहा है। इस सवाल में अगर हम ये कह दें कि हमें ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज से गया, हमें ऐसा लगता है कि वहां पे तूफान आया, बाढ़ आई, तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आप कौन। तो इस सवाल में हमें हिस्टोरियन को कोट करना ही करना है, क्योंकि हमें कारण बताने हैं, और वो कारण आपके नहीं होने चाहिए, आपको कोट करना है। तो अगर लग रहा है कि यहाँ पे हिस्टोरियन के नाम क्यों लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं कि इसका कारण फिक्स नहीं है। कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं हुआ कि जिसने बताया कि हड़प्पा इसलिए खत्म हो गई, इसलिए यहाँ पे हिस्टोरियन आ रहे हैं। अगर मालूम चल जाएगा तो हिस्टोरियन हट जाएंगे यहाँ से, फिर हम बोल देंगे इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा हो गया। और हमें लगता है, मुझे लगता है, बहुतायत को लगता है, आबादी को लगता है, मेजोरिटी को लगता है, ये लाइन कभी नहीं करना। आपके लगने से उसे मतलब ही नहीं, आप एस्पिरेंट है, हिस्टोरियन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कभी इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड नहीं लिखना कि मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है,
अंततः क्लाइमेट चेंज से गया होगा या जलवायु परिवर्तन से गया होगा, ये नहीं होना चाहिए। वो आखिरी लाइन मार्क्स खा जाएगी आपके बहुत ज्यादा। ये इसलिए जोर दे रहा हूँ इसमें, हिस्टोरियन के नाम लिखने हैं इसमें, ठीक है। और आपने हिस्टोरियन के नाम लिखे, वहीं आपके नंबर पूरे हो गए। वो आगे चेक ही नहीं करेगा कि आप अपने हिस्टोरियन का नाम लिख दिए, वहीं आपकी मेहनत उसको दिख गई, नंबर दे देगा आपको। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे किस चीज पे जोर कर रहा है? प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे। और मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में हमें बताती है एक किताब जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इंडिका भी बताती है, अर्थशास्त्र, हाँ इंडिका ही बताती है, अर्थशास्त्र बताती है। अर्थशास्त्र को ज्यादा मान इसलिए मिला है कि वही जिसने लिखा है वही एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर ही है, परोक्ष एडमिनिस्ट्रेटर विष्णुगुप्त। और इंडिका के बारे में मैंने कहा है कि इसको मौर्य एम्पायर के आईना कहते हैं, मिरर ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। कौन सी किताब है? इंडिका। सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, और एम्बेसडर वाली जो रीति है वो इसने शुरू की। तो यहाँ पे आप उसका जिक्र करेंगे, मेगास्थनीज के इंडिका का जिक्र कर देंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जिक्र करेंगे, और फिर बताएंगे वही चीज, सप्तांग थ्योरी यहाँ भी डालेंगे। आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम बोलते हैं ना कि भाई एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। उस समय के ये सब उसने उन चीजों को लिखा, आपको यही लिखना है यहाँ पे। तो प्रशासनिक व्यवस्था पे जोर डाला है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको लिखना है। पता कैसे चल रहा है आपको? उस सोर्स के बारे में आपने लिख दिया कि ये हमें मालूम चलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मेगास्थनीज की इंडिका से, ठीक है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे उसने बताया कि केंद्र है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, राजा सर्वोपरि है, फिर उसने प्रांतों में बांटा हुआ है, प्रांत बटे हैं चक्र में, फिर नगर, और सबसे नीचे ग्राम है। आज भी ऐसी व्यवस्था है, सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर आपका नगर निगम है और ग्राम पंचायत है। देखिए सवाल कठिन नहीं है, जवाब कठिन नहीं है। अगर हमने सवाल सही समझा है तो आपका नॉर्मल जवाब भी अच्छे मार्क्स दे जाएगा। बस ये है कि आप जब जवाब लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि सामने वाले से मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूं और मैं सामने वाले को मौखिक जवाब दे रहा हूं, तो मैं कुछ ऐसा जवाब दूं कि उसको समझ में आ जाए। क्लियर हो रही मेरी बात? आपकी उससे मुलाकात इन आंसर से ही हो रही है, इन्हीं आंसर से वो तय कर रहा है कि इसको मुझे इंटरव्यू पैनल पे ले जाना है कि नहीं ले जाना। और सभी का आंसर बेस्ट है, सबकी नजर में सबका आंसर अच्छा है, लेकिन वो आंसर अच्छा माना जाएगा जो उसको भी समझ में आया, जिसके लिए आपने मेहनत की है। तो जिस तरह हम मौखिक जवाब देते हैं और हम चाहते हैं कम से कम शब्दों में किसी को समझा देते हैं, वैसे ही कम से कम शब्दों का आपको चूज करना है और जो पूछा गया उसी का जवाब देना है। जो हम आम जीवन में करते हैं वही यहाँ भी करना है, जो पूछा गया उसका जवाब दो, खत्म, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में सवाल है और इंट्रोडक्टरी टिप्पणी करना है, परिचयात्मक टिप्पणी करना है। फिर वही चीज इंट्रोडक्शन की बात है, तो समुद्रगुप्त कहाँ से आया, क्या था, क्या खास इसने काम किया, उसके राज दरबार में कौन थे, इंट्रोडक्शन देना नॉर्मल। उसमें उसके मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में स्पेशली तो बोला नहीं गया है, आपके पास जगह बचे तो आप बताइए, क्योंकि समुद्रगुप्त जब भी नाम आया उसका पर्यायवाची हो गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। स्मिथ ने कहा कि ये तो नेपोलियन ऑफ इंडिया है, और इसकी इस पर्यायवाची की वजह से माना गया कि भाई समुद्रगुप्त ऐसा राजा था जिसने बहुत सारे इलाके जीते। वो तो समंदर पार करके श्रीलंका भी चला गया, जीत आया उसको। तो उसके इंट्रोडक्शन में भी ये बात होनी चाहिए। जैसे इंटरव्यू में आपसे सवाल होगा ना, अपने बारे में बताइए, ये वही सवाल है, डिस्क्राइब योर सेल्फ। तो अपना नाम बताइए, कहाँ से आ रहे हैं वो बताइए, और आप में क्या खास है। तो समुद्रगुप्त कौन है, कहाँ से आया, और वो किस लिए जाना गया है इतिहास में। ठीक है, हाँ इसमें जो टाइम पीरियड है 335 से लेकर 372 ईस्वी का, अगर पता हो तो लिखो, नहीं पता है छोड़ दो। आप इसमें बता सकते हैं चौथी शताब्दी का था, चलेगा, बराबर नंबर मिलेंगे, गलत मत लिखना। समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ है बनाने को। संगीत का प्रेमी था, बहुत सारे युद्ध लड़ा, अच्छे युद्ध लड़ा, जीता, प्रजा अच्छी थी,
उसने उसको नेपोलियन से कंपेयर किया विंसेंट स्मिथ ने। एक सवाल है अभी नीचे उसके लिए भी कि सही कंपेयर किया कि नहीं किया। तो इंट्रोडक्शन की बात आ रही, इंट्रोडक्शन बताइए। और कभी कंफ्यूजन हो कि मैं सवाल शुरू कहाँ से करूं, खत्म कहाँ से करूं, तो ध्यान रखना जिस तरह अपने मित्र को आप जवाब देते हो ना, वो आपसे सवाल करता है और आप चाहते हो एक बार ऐसा जवाब दे दूं कि बोलना भी कम पड़े और समझ भी जाए। बस वो भी आपका मित्र है, वो आपसे बात कर रहा है इसके माध्यम से। तो घुमाना नहीं है, सवाल को 2 बार पढ़ना है, रुकना है और फिर सोचना है लिखना क्या। क्लियर हो रही बात? सब पढ़े हो आप लोग। अब देखिए ये इस सवाल में बोला है प्राचीन काल में हुए विदेशी आक्रमणों का क्रमवार वर्णन करना है। क्रमवार, यहाँ पे क्रमवार पे जोर दिया गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। यानी वो चाह रहा है पहले कौन आया बाद में कौन आया ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीज है कि आप क्रम में बताएं। और सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि जो आया है अगर उसका काम बता दे, नाम बता दे तो और बेहतर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ 516 बीसी में। तो अगर आपने ईरानी बताया, ईयर बताया बेस्ट, जो डेरियस प्रथम, ये तो याद ही होगा डेरियस प्रथम आया। उसके बाद यूनानी आया और यूनानी में सिकंदर आया और सिकंदर के बाद तो फिर आपका सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर आया था। उसके बाद आपको इंडो ग्रीक बताने हैं। तो ये आपको क्रम पता होने चाहिए, ठीक है। शक, पहलव, कुषाण, इसमें और कुछ नहीं पूछा। किसी खास राजा के बारे में नहीं बताना, उसका काम नहीं बताना, आपको क्रम बताना है। इस सवाल में सबसे ज्यादा जोर है क्रमवार पे। अगर क्रम बिगड़ा इसमें तो मार्क्स खत्म, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसने क्रमवार पूछा था, ठीक है। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, एंशिएंट में आ सकते हैं, मेडाइवल में आ सकते हैं, मॉडर्न में आ सकते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे ईरानी आक्रमण वो 516 बीसी में डेरियस प्रथम द्वारा। डेरियस प्रथम ने किसको मारा हमने बताया नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, तो मुझे क्रम पूरा करना है। 326 में सिकंदर आया, किसके खिलाफ लड़ रहा है, हमने पोरस का नाम लिया नहीं लिया, क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो फिर कुछ छूटेगा। और यहाँ पे सबसे मेन क्या, क्रमवार तो बताना है, लेकिन कौन से आक्रमणकारियों के बारे में बताना है, फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में, विदेशी आक्रमणकारी। तो इसमें कोई देशी नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 कीवर्ड्स थे मेन, विदेशी और क्रमवार। ये 2 बार सवाल पढ़िए, क्या कीवर्ड से उस पर रुकिए और फिर सोचिए इसको लिखना कैसे। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, छोटा सवाल है। अब आपको सारा ज्ञान दिखाने का मौका मिलता है इनमें, जितना आपके पास ज्ञान है इसमें दिखाइए 11 मार्कर में, ठीक है। एक तरह का ऐसे है छोटा। इस 3 मार्कर के सवाल बहुत छोटे रहे, लेंथ बहुत छोटी रहेगी। जैसे इसमें अशोक की धम्म नीति के बारे में बताना है, धम्म पॉलिसी के बारे में, उसकी नजर में धर्म क्या है, धम्म क्या था, उसने बौद्ध धर्म से क्या सीखा क्या जाना, उसके बारे में बताना है। इसमें बुद्धिज्म के बारे में नहीं बताना पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, अशोक और उसकी धम्म नीति, धम्म पॉलिसी। अशोक एक राजा था, आपको इंट्रोडक्शन देना चाहे तो दे सकते हैं कि अशोक कहाँ का राजा था और कब उसने बौद्ध धर्म लिया, क्या देखा, ये आप 4 लाइन में दे सकते हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको धम्म पॉलिसी में आना, जरूरी नहीं इस तरह का आप डायग्राम बनाएं, लेकिन उसकी धम्म पॉलिसी में सेंटर फिगर क्या थी, उसकी प्रजा। जैसे आज हमारा भारत एक वेलफेयर नेशन है और इस वेलफेयर नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है हम भारत के लोग, प्रजा, और राजा के लिए सबसे बड़ी प्रजा थी, और वो अपनी प्रजा को हर चीज में खुश रखना चाहता था, उसको सुख देना चाहता था, वही उसका मेन धम्म था। अशोक की धम्म पॉलिसी सिर्फ एक लाइन में यही है कि वो अपनी प्रजा को सुखी रखना चाहता था। अब प्रजा तो अकेली तो नहीं होगी, अकेली सोसाइटी में रहेगी और उसको 10 तरह की उसकी नीड्स होंगी। उसको हेल्थ भी चाहिए, उसको इंफ्रा भी चाहिए, उसको अलग अलग चीज भी चाहिए, उसको एजुकेशन भी चाहिए, उसको न्याय व्यवस्था भी चाहिए, उसको अन्न भी चाहिए, अन्नागार भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए। वो चाहता है भेदभाव ना हो। ये सारी चीज दिमाग में रखो और लिख दो आंसर, क्योंकि अशोक का धम्म तो यही। अशोक महान इसलिए नहीं हुआ कि उसने कलिंग लड़ा, अशोक महान इसलिए हुआ कि उसकी धम्म नीति की वजह से उसने अपनी प्रजा को
धरती लोक में ही स्वर्ग लोक दिखा दिया। तो इसकी धम्म नीति का मेन फोकस ये है, इसमें लिखा है ना, अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु उसने अपनी प्रजा की नैतिक और आध्यात्मिक, इसके में कुछ लिखा है, उन्नति के लिए कुछ नैतिक सिद्धांतों प्रसार किया। किसके लिए किया? अपनी प्रजा के लिए। जैसे आज कहते हैं ना कि समेकित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समान रूप से सबका विकास होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हमारे इसीलिए हमारे पास, वो ये चाह, और इसमें उस चीज को भाई सभी धर्मों का प्रसार करना है। ध्यान रखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म नहीं फैलाया। बौद्ध धर्म के लिए वो रेडिकल नहीं था कि तुम्हें बौद्ध ही मानना और कुछ नहीं मानो। वो बौद्ध धर्म से इंस्पायर हुआ, उसे बौद्ध धर्म अच्छा लगा, उसकी अच्छी अच्छी बातों का प्रसार करने के लिए उसने बहुत सारे शिलालेख बनवा दिए, जगह जगह महामात्र की नियुक्ति कर दी और बोल दिया भाई जब को बताओ। लेकिन अल्टीमेट एम क्या था? उसकी प्रजा खुश रहे। और यही सारी बात इसमें है कि एथिक्स को बल देना, नैतिकता को बल देना, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म समान है और सभी धर्मों का समान पालन करो। अहिंसा की बात कर रहा, व्यवहारिकता की बात कर रहा, इसको रटना नहीं है, ये अपने आप निकलेंगे वर्ड्स अपने आप, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, अपने ऊपर लो ना कि मैं एक प्रजा हूं तो मुझको क्या क्या चाहिए और मैं समाज से क्या चाहता हूँ। वही अशोक की धम्म नीति है। अशोक इसलिए आज रिलेवेंट है क्योंकि उसने जो उस समय किया वो आज भी सरकारें करना चाहती हैं, करती भी। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप बताइए अशोक ने क्यों कैसे धर्म लिया, तो आप बताइए कलिंग युद्ध लड़ा था, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया, धम्म नीति अपनाई, लेकिन उसकी धम्म नीति में उसकी प्रजा सर्वोपरि, ये सब आप बार बताइए। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है धम्म नीति। अशोक की धम्म नीति के बारे में आपको बताना है, उसने क्या किया, सारे काम आपको बताने हैं। अल्टीमेटली वो चाह रहा था किसी भी तरह के क्रोध, ईर्ष्या, लोभ ये सब ना रहे, सब मिलजुल के रहे, सबका हित हो, सबका साथ, सबका विकास हो, ये अशोक चाह रहा था। ये आपको इसमें पूरा ऐसे लिखना है अपने मन में, आपने जो पढ़ा है। देखिए ये जो सब टॉपिक है ना, ये आपको ऐसे किसी किताब में नहीं मिलेगा। अशोक की धम्म नीति के बारे में 4 पेज, ये अशोक ने प्रजा के लिए जो किया वो चीज है, तो ये आपको थोड़ा विजुलाइज करके लिखनी है। आएंगे नहीं, देखो एक चीज बताएं, जब भी इसमें आता है, इसमें विवेचना हो या इंग्लिश में डिस्कस कहे या क्रिटिकली एग्जामिन कभी कभी आता है, इसमें दोष सबसे कम होने चाहिए, या तो 1-2 लाइन में होने चाहिए। क्या आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई इसकी वजह से उसने इतना बड़ा राज्य पार्ट खो दिया, उसके बाद वो एम्पायर खत्म हो गया, उसने तो कुछ दिनों का सुख दिया, उसके बाद जो लोग गए उन लोगों ने उनका जीवन खराब कर दिया, ये आप दोष लिख सकते हैं, लेकिन दोष कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और फिर हम कह रहे हैं कि ये मॉडल आंसर है। नहीं, क्यों बताना पड़े? हाँ और क्या, क्यों बताना पड़ेगा? अशोक की धम्म नीति क्या है? धम्म नीति किसके लिए है? प्रजा के लिए है। उस नीति में उसने प्रजा के लिए को क्या चाह रहा है और क्या देना की कोशिश कर रहा है, वो बताना है। वो एक आधुनिक एक आइडल समाज बनाने की कोशिश कर रहा था, वो आपको बताना है। अरे उसने पशुओं तक के लिए अस्पताल खोल दिया, अब इसकी धम्म नीति देखो, है ना। तो वो चाह रहा है कि सबका विकास हो। अब समुद्रगुप्त, भारतीय नेपोलियन, पहले चीज तो ये एक व्यक्ति ने लिखा है, ये एक टाइटल दिया है, ठीक है, विंसेंट स्मिथ नाम के इतिहासकार ने उसको टाइटल दिया। अब समुद्रगुप्त का टेन्योर 4वीं शताब्दी का है, नेपोलियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय का व्यक्ति है, 1789 एडी के व्यक्ति। इनका कोई, अब इसमें सवाल क्या है, इस कथन से आप कहां तक सहमत है या नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो हम सहमत या असहमत आखिरी में बताएंगे, पहले हम इनका जो कंपैरिजन है उसके बारे में बताएंगे। तो पहला चीज तो इसमें आप यही बताएंगे कि भाई इतिहासकार स्मिथ ने ये लाइन दी इसको, समुद्रगुप्त का आप काम बताएंगे फिर कि उसने बहुत बड़े इलाके को जीता, जहां भी जीता वहां की प्रजा को खुश रखा। फिर नेपोलियन के बारे में बताएंगे, उसने आधा यूरोप जीत लिया, लेकिन आगे जीतता जा रहा था, पीछे छूटता जा रहा था।
समुद्रगुप्त ने अपने लोगों की, अपने प्रजा के लिए हमेशा भलाई के काम किए। उसने इतना मजबूत अपना एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखा कि कोई बाहरी आक्रमण ना कर पाए। नेपोलियन ने अपनी ही प्रजा को मरवाया। नेपोलियन का खुद अंत हो गया, उसको मार दिया गया। यहाँ पे समुद्रगुप्त एक लंबा जीवन जिया। उसने अपनी धरोहर को बचा के रखा, उसने अपने कल्चर आइडेंटिटी को बचा के रखा। तो पहली चीज तो इस तरह का कंपैरिजन निराधार है, वो एक व्यक्ति की कल्पना है। कभी भी हमारे इतिहासकारों ने और समुद्रगुप्त नेपोलियन को बराबर नहीं समझा। समुद्रगुप्त जब था तब इतना ज्यादा इतिहास पता ही नहीं था, क्योंकि वो लिखा ही नहीं गया। नेपोलियन तो अभी का था, उस समय का इतिहास पूरा हमें पता है। हो सकता है हमें समुद्रगुप्त की बहुत सी बातें पता ना हो। और नेपोलियन को हम सिर्फ जानते हैं एक इन्वेडर के रूप में, कि उसने कई जगह इन्वेड किया, इलाके जीता। समुद्रगुप्त सिर्फ विजेता के अलावा और भी बहुत कुछ था। अच्छा प्रशासक था, अच्छा संगीतज्ञ था, लोगों की बात सुनता था, ठीक है, अपनी कल्चर को, अपनी धरोहरों को मेंटेन करके रखता था, आर्ट्स को, लिटरेचर को, साहित्य को बढ़ावा देता था। नेपोलियन ऐसा कुछ नहीं करता था। तो इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। दूसरा कंपैरिजन उसका होता है जो एक ही समय के व्यक्ति है, एक बहुत पहले का व्यक्ति जिसके बारे में इतिहास में बहुत सी जानकारी नहीं है, और एक अभी का व्यक्ति। तो कंपैरिजन होना लाजमी नहीं है। दोनों का काम अपने अपने क्षेत्र में था। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त है, नेपोलियन नेपोलियन था। हमने ये नहीं बोला कि हम पूरी तरह असहमत है, हमने ये भी नहीं बोला कि हम पूरी तरह सहमत है। कभी भी फाइनल कंक्लूजन नहीं देना है कि इतने परसेंटेज से मैं यस और नो बोलता हूँ। डिप्लोमेटिक आंसर देना, क्योंकि आप लोग डिप्लोमेट ही बनेंगे, डिप्लोमेसी ही करना है अल्टीमेटली नौकरी में। ना सीधे मुंह में हाँ बोलना है, ना सीधे मुंह में ना बोलना है। तो इसमें आखिरी में भी ऐसी बात होगी इसमें कि उपयुक्त कारणों के आधार पर कहा सकता है कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना करना अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग समय के व्यक्ति हैं। हम तुलना नहीं करें उनकी जिनकी एक समय, औरंगजेब शिवाजी की कर सकते हैं, एक समय के व्यक्ति, लेकिन औरंगजेब अकबर की नहीं, औरंगजेब या अशोक की नहीं कर सकते, अशोक अकबर की नहीं कर सकते। इतिहासकार कुछ भी करे लेकिन अल्टीमेटली हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये अव्यवहारिक। और अगर देखी जाए तो समुद्रगुप्त तो नेपोलियन से कई मामले में आगे था। जितना हमें इतिहास पता है उस मामले में तो आगे ही था। तो लोड लेके पेपर नहीं देना पहली चीज तो। दूसरा, सवाल जो पूछे वही जवाब देना है। तीसरा, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बेस्ट आंसर है। ऐसा नहीं कि नहीं ये लाइन मजा नहीं आ रही है, सोचता हूँ 5 मिनट फिर लिखूंगा, क्योंकि इस तरह टाइमर चल रहा था वैसे टाइमर वहां भी भागता है। पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो पूरा। अटेम्प्ट करने की कोशिश में 3 मार्कर में झूठ मत लिख देना, नहीं तो वहीं से कॉपी बिगड़ जाएगी। जो कुछ करना 5 और 11 में कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें मत करना। जो ऑनलाइन है उन्हें कोई डाउट हो तो पूछ ले। और ये जो पीडीएफ है ये गूगल ड्राइव में मिलेगी सभी को। अपना ईमेल आईडी अपडेट करा दो और मीडियम अपडेट करा दो। कौन से मीडियम है आपका, इंग्लिश या हिंदी, वैसी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अगले आंसर राइटिंग में इन बातों का ध्यान रखना और शेयर करना। कुछ लोग जो ऑनलाइन है उनसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी शेयर करो, तो पता तो चले। मार्किंग मैं नहीं करूंगा, या जो और फैकल्टी है वो मार्किंग नहीं करेगा आपकी, आप अपनी मार्किंग खुद ही कर रहे हो। बस ये है कि हमने कहीं गलती तो नहीं की, बस ये ध्यान रखना है। और थोड़ा प्रेशर फील करना है। 1/4 समय मिला, 180 का 45 मिनट, थोड़ा प्रेशर फील करो और फिर खुद इवेल्युएशन कर लेना कि मैंने आंसर लिखा है, क्या नंबर दूं अपने आप को, 5 में से 3 दूं कि 2 दूं, थोड़ा वो खुद कर लेना। चलिए, थैंक यू एवरीवन।